तो लास्ट टाइम के वीडियो के थ्रू हमने समझा था कि हम कैसे प्रोडक्ट्स को हाइपर इन्वेंटरी के प्लेटफॉर्म से अपसेल और क्रॉस सेल कर सकते हैं और कैसे उनका सेल्स भी बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको लास्ट वीडियो ठीक से समझ आ गया हो और आपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए भी ट्राई किया हो। इस बार हम एक नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि एंड टू एंड ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं और जितने भी टीम्स इन्वॉल्व्ड है उनके क्या क्या टास्क्स होते हैं और कितने स्टेप्स होते हैं। आज हम इन डिटेल्ड एक व्यू लेते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है जब भी कोई डीलर या कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है और ये इवेंचुअली कैसे डिलीवर होता है ये हम देखेंगे। अब हाइपर इन्वेंटरी के प्लेटफॉर्म पर जब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं तो हम 4 तरह के टीम्स को इन्वॉल्व करते हैं। पहली टीम जो होती है उसे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग टीम कहते हैं। इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करना कि कोई ऑर्डर आया है या नहीं। ये टीम उसका इनवॉइस जनरेट करती है और उसको वेरीफाई करती है। दूसरी तरह की टीम होती है कस्टमर एंगेजमेंट टीम। ये टीम चेक करती है कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर फुलफ़िल हुआ है या नहीं, उसका पेमेंट हुआ है या नहीं, या उस ऑर्डर के रिलेटेड कोई कस्टमर से कुछ एंगेजमेंट करनी हो या फॉलो अप लेना हो तो वो कस्टमर एंगेजमेंट टीम ही करती है। तीसरी तरह की टीम को अकाउंट्स टीम कहते हैं। ये टीम चेक करती है कि जो भी ऑर्डर जनरेट हुआ है उसके इन्वॉइसेस सही तरह से बने हैं या नहीं, उनका ई इन्वॉइसिंग हुआ है या नहीं। इन तरह की चीज़ों को अकाउंट्स टीम वेरीफाई करती है और हेल्प करती है। उसके बाद ऑर्डर को डिस्पैच करना, उसकी पैकिंग करना, शिपिंग कंपनीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना और उसको फाइनली डिलीवर करवाना, इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है बाय वेयरहाउस टीम। हम एक एक करके इन सारे टीम्स को इन डिटेल समझ लेते हैं। अब आज के ज़माने में हाइपर इन्वेंटरी में बीइंग एन ओमनी चैनल ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कस्टमर है तो वो कंज्यूमर ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या अगर आपका कोई वेब स्टोर है तो वो वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या अगर आपका डीलर ऐप है तो वहाँ से भी आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं, या आपकी सेल्स टीम हो तो वो भी तो ऑर्डर डाल सकती है। शायद आपकी एडमिन टीम है, उसी में के कोई मेंबर ने डायरेक्टली हाइपर इन्वेंटरी के एडमिन पोर्टल से कोई ऑर्डर डाला हो बाय गोइंग ऑन admin.hyperinventory। सो जैसे ही कोई वहाँ से कोई आइटम सिलेक्ट करता है और ऑर्डर प्लेस करता है या चेकआउट करता है तो सबसे पहले वो ऑर्डर हमें दिखता है ऑन ऑर्डर लिस्टिंग टेबल। तो इस टेबल से आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितने टाइप के प्रोडक्ट ऑर्डर्स आए हैं और कितने ऑर्डर्स आए हैं। अब पहले जो स्टेप होती है ऑर्डर को कंफर्म करना, इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब यही कॉन्फ़िगरेशन हाइपर इन्वेंटरी के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होगा। हर कंपनी अपने हिसाब से इसे सेट कर सकती है कि उनको ऑर्डर प्रोसेसिंग चाहिए या उनको ऑर्डर्स मैन्युअली कंफर्म करने हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑटो ऑर्डर कंफर्मेशन एंड मैनुअल कंफर्मेशन इज़ कि अगर ऑटो ऑर्डर कंफर्मेशन सिलेक्ट किया हो तो जो भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो डायरेक्टली आपके एंड से भी कंफर्म हो जाते हैं और कस्टमर को डायरेक्टली एक कंफर्मेशन का ईमेल भी मिल जाता है। अगर कस्टमर ने पेमेंट किया हो या ना किया हो तभी भी उनको ईमेल मिल जाता है, तो आप उसके लिए इन्वेंटरी भी रिज़र्व कर सकते हो। अगर ये फ्लैग आपने सेट किया हो तो सारे ऑर्डर्स कंफर्म हो जाएंगे, और अगर ये फ्लैग सेट ना किया हो तो ऑर्डर्स कंफर्म नहीं होंगे और इन्वेंटरी भी रिज़र्व नहीं होगी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्डर।
पैसा उसका आया हो या ना आया हो, इसके ऊपर भी ना डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन आपके ऑर्डर्स कंफर्म नहीं होंगे। तो जो भी आपकी कंपनी की प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि अगर ऑर्डर कंफर्म नहीं है तो आप जाके उसे कंफर्म कर सकते हो। तो आप अगर आप देख लेते हो कि ऑर्डर कंफर्म हो गया है या नहीं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग टीम होता है ये देखना कि ऑर्डर कौन से सेल्स चैनल से आया है। ये ऑर्डर डीलर्स के थ्रू आया है या कस्टमर्स के थ्रू आया है, क्योंकि अगर ये ऑर्डर डीलर के थ्रू आया हो तो चांसेस आर कि आप कुछ क्रेडिट पे दे रहे हो इस ऑर्डर को। और अगर ऑर्डर कस्टमर के थ्रू आया है तो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये देखना कि इस ऑर्डर का पेमेंट आया है या नहीं, क्योंकि आप चाहते हो कि पेमेंट भी आपका अपफ्रंट ही हो। तो अगर ऑर्डर डीलर का है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर प्रोसेसिंग के नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो। बट अगर ऑर्डर किसी कस्टमर का है तो पहले आप चेक करो कि उसके पेमेंट आईडी के बारे में, अगर वो अवेलेबल है या नहीं, पेमेंट की डिटेल्स अवेलेबल है या नहीं। आपका जो पेमेंट गेटवे है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। हम इन स्टेप्स पे आएंगे कि हम पेमेंट गेटवे पे जाके कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है। अगर आप देखते हो कि पेमेंट उसका ऑलरेडी हो गया है एंड पेमेंट इज़ सक्सेसफुल, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। अगर कस्टमर का पेमेंट स्टेटस फेल्ड दिख रहा है तो आपके कंपनी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप कस्टमर एंगेजमेंट टीम को बता सकते हो टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर। तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कस्टमर को ये ऑर्डर रियली प्लेस करना था या नहीं, कस्टमर को कोई दिक्कत आ रही थी या कस्टमर को कोई क्वेरीज रहेगी, तो कस्टमर एंगेजमेंट टीम उनको रिजॉल्व कर सकती है। उसके बाद अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो पेमेंट का इशू सॉल्व करके ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। लेकिन अगर कस्टमर इंटरेस्टेड ना हो तो वो ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जा सकता है। इसकी वजह से आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर कोई इन्वेंटरी रिज़र्व की हो तो वो भी अनब्लॉक की जा सकती है सो दैट वो किसी और ऑर्डर के लिए यूज़ की जाए। अब दूसरा केस है डीलर का ऑर्डर। इसमें आप क्रेडिट के थ्रू प्रोसेस कर सकते हो, प्रोसेस कर रहे हो, या उस ऑर्डर का ऑलरेडी पेमेंट आ गया है और आपने उसे चेक कर लिया है। तो अगर आपने पेमेंट चेक कर लिया है तो आप ऑर्डर की डिटेल्स चेक करते हो। इस इंफॉर्मेशन को चेक करते वक्त आप कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी चेक करते हो, जैसे उसका बिलिंग एड्रेस मेंशन्ड है या नहीं, उसका शिपिंग एड्रेस मेंशन्ड है या नहीं, उस ऑर्डर के साथ डीलर का मोबाइल नंबर मेंशन्ड है या नहीं। इसके थ्रू जब भी आप ऑर्डर को शिप करोगे तो कुरियर कंपनी में जो भी डिलीवरी आया है तो वो डायरेक्टली डीलर के साथ कांटेक्ट में जा सकता है। अगर डीलर ऑर्डर है तो आपको क्रेडिट लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी कि वो क्रेडिट लिमिट ओवरड्यू तो नहीं हुई हो। अगर B2B है तो उसका GST नंबर वगैरह भी चेक करना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। जब भी आप इस इंफॉर्मेशन को चेक करते हो तो आप ये भी देखते हो कि ऑर्डर्स पे जो भी प्राइसेस लगाई हुई हो वो सही है या नहीं। आपके कंपनी ने जो रूल बनाया है तो कोई उन ऑफ़र्स को या कोई उस प्राइसिंग को गलत तरीके से तो नहीं बेच रहा। आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड लिमिट है कोई उससे कम तो नहीं बेच रहा, या कोई गलत कूपन या कोई और ऑफ़र पे उसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं ले रहा। ये सारी बातें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि ऑर्डर ठीक है तो फिर आप इन्वॉइसिंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हो।
अगर ऑर्डर ठीक नहीं है तो आप वापस से कस्टमर एंगेजमेंट टीम को बोल सकते हो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। और आपके कंपनी के प्रोसीजर के हिसाब से आप ऑर्डर के पेमेंट को रिफ़ंड कर सकते हो या कुछ और। अब देखते हैं इनवॉइसिंग के बारे में। इनवॉइसिंग के लिए आप डायरेक्टली सिस्टम पे जाके इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। जब आप इनवॉइस जनरेट करते हो तो आप तभी ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑर्डर कौन से वेयरहाउस से जाना चाहिए, और हम सजेस्ट करते हैं कि आपका जो वेयरहाउस सिलेक्शन हो वो कस्टमर के शिपिंग एड्रेस के पास ही हो। इसके वजह से डिलीवरी के चार्जेस भी कम लगेंगे, और आप ये भी चेक करना कि उस पर्टिकुलर वेयरहाउस में सफिशिएंट इन्वेंट्री अवेलेबल है या नहीं। इसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो कि इस ऑर्डर को कस्टमर तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचाना चाहिए। इनवॉइस क्रिएट करने के बाद आप देखते हो कि अगर इनवॉइस B2B है और उसका GST नंबर भी है, तो आप चाहोगे कि जो ऑर्डर है उसका ई-इनवॉइस भी जनरेट किया जाए, क्योंकि आज के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आप सारे B2B ऑर्डर्स का ई-इनवॉइसिंग होना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली अपने अकाउंटिंग टीम को बोल सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपने इनवॉइस क्रिएट किया तो आप जो भी अकाउंटिंग के पर्पस के लिए जो टैली या कुछ और यूज़ करते हो, तो सॉफ्टवेयर पे आपका इनवॉइस चला जाता है। वहाँ से वो इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, जिससे जैसे ही वो इनवॉइस जनरेट हो जाता है आपको वो नोटिफाई कर देता है। उसके बाद जो इनवॉइस है उसे आप डायरेक्टली वापस से फैच कर सकते हो। सिस्टम पर आपको ऑप्शंस अवेलेबल दिखेंगे टू फैच द ई इनवॉइस अगेन। फैच करने के बाद हाइपर इन्वेंटरी पर इनवॉइस का IAR नंबर या QR कोड या बाकी की डिटेल्स आपको दिख जाती है। अगर ये B2C ऑर्डर है तो आप डायरेक्टली एक शिपमेंट जनरेट कर सकते हो। जैसे ही आप एक शिपमेंट जनरेट करते हो तो वेयरहाउस टीम फिर मॉनिटर करती है कि कितने शिपमेंट्स जनरेट हुए हैं। वेयरहाउसिंग टीम उन शिपमेंट्स को शेड्यूल करती है और शेड्यूल करके उसका स्टेटस भी शेड्यूल करते हैं। शेड्यूल करने के बाद जब कुरियर कंपनी उसे कलेक्ट करने के लिए आती है तो उसके जो ट्रैकिंग डिटेल्स है वो शिपमेंट पर अपडेट करते हैं और उसका स्टेटस करते हैं शिप्ड। जैसे ही वेयरहाउस टीम उसका स्टेटस सेट कर देती है एज शिप्ड, तो उसका एक नोटिफिकेशन कस्टमर के पास भी चला जाता है, तो ईज़िली वो कस्टमर्स को भी नोटिफाई कर सकते हैं। सो उसके कुछ दिनों बाद, लाइक लेट्स से आफ्टर 3 to 4 days उसका स्टेटस वेयरहाउस टीम ट्रैक करती रहती है, और अगर ऑर्डर डिलीवर हो गया हो तो उस ऑर्डर का स्टेटस वो डिलीवर सेट कर देती है। उस टाइम पर भी कस्टमर को एक नोटिफिकेशन चला जाता है। लेट्स से अगर किसी वजह से कस्टमर को वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा हो तो कस्टमर आपको कांटेक्ट कर लेगा या आप कस्टमर को कांटेक्ट कर लोगे इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसमें हमने देखा कि 4 तरह की टीम्स इन्वॉल्व होती है, और हमने देखा कि ये 4 टीम्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट भी करती है। सो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस ठीक से समझ आ गया हो।